7 दिसंबर 1941 ये तारीख का एक ऐसा दिन था जिसने आने वाली नस्लों को एक ऐसी जंग में झोंक दिया जिसकी वजह से 5 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी और वर्ल्ड वॉर 2 का आगाज़ कर दिया गया। मगर ये आगाज़ सिर्फ एक छोटे से हमले की वजह से हुआ जिसे लोग पर्ल हार्बर के इंसिडेंट के नाम से जानते हैं। पर्ल हार्बर एक ऐसा इंसिडेंट था जिसके बाद दुनिया का नक्शा ही पॉलिटिकली चेंज हो गया। जिसके बाद वो मुल्क जो कभी आपस में दोस्त हुआ करते थे वो आज एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए, और जो मुल्क कभी एक दूसरे के दुश्मन हुआ करते थे वो एक दूसरे की सिक्योरिटी चेन बन गए। ये एक ऐसा हमला था जिसने उस वक्त की सेकंड सुपर पावर अमेरिका को बराह रास्त वर्ल्ड वॉर 2 में एंट्री का इन्विटेशन दिया। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है खुरम और शुरू करते हैं पर्ल हार्बर के इंसिडेंट से पहले की स्टोरी से, जिसकी वजह से एक छोटी सी कंट्री जापान को ये एक एक्सट्रीम स्टेप उठाना पड़ा। मगर सबसे पहले जापान की हिस्ट्री पर थोड़ी सी नज़र डालते हैं। जापान आइलैंड पर वाक़या एक छोटी सी कंट्री है जिसका एक अपना ट्रेडिशनल कल्चर था। जापानीज़ को उस वक्त एक ताकतवर और वैश्य कौम माना जाता था। ये लोग जल्लाद हुआ करते थे और अपने इर्द गिर्द किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। इसीलिए ये ईस्ट एशिया में सिचुएटेड एक छोटे से आइलैंड पर ही रहते थे और बाहर की दुनिया से इनका राब्ता बहुत ही कम हुआ करता था। मगर फिर 20वीं सेंचुरी के स्टार्ट में अपने इर्द गिर्द फ्रेंच और ब्रिटिश कॉलोनी को बनता देख जापान को अपनी बका की फिक्र होने लगी, क्योंकि जापान के खुद के पास अपनी कोई भी नेचुरल रिसोर्सेज नहीं थी। अपनी रिसोर्सेज के लिए इसे दूसरी यूरोपियन कंट्रीज़ की तरफ देखना पड़ता था, जिसकी वजह से जापान ने अपनी तकरीबन 200 साल आइसोलेशन की हिस्ट्री को ख़त्म करके खुद के एम्पायर को एक्सपेंड करने का सोचा, जिसके लिए जापान ने सबसे पहला हमला मंचूरिया पर किया। इसके बाद इसने मंचूरिया को अपना हिस्सा बना लिया। यहाँ मंचूरिया के पास वो सब रिसोर्सेज थी जिसकी जापान को ज़रूरत थी, इसलिए इस इलाके का जापान के पास रहना बहुत ज़रूरी था। मगर फिर कुछ टाइम बाद जापान ने नॉर्दर्न चाइना के इलाकों पर भी अपना हमला शुरू कर दिया, जिसे सेकंड सिनो वार का नाम दिया गया। यहाँ शुरू में जापान विक्ट्रीज पर विक्ट्री हासिल कर रहा था, मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता चाइना ने अपनी मैन पावर को जमा करना शुरू किया और फाइट बैक शुरू कर दी। इसके बाद जापान ने चाइना के समुंदर के साथ साथ और भी छोटे छोटे इलाकों पर अपना कब्जा कर लिया। मगर फिर साल 1941 में जापान ने जर्मनी के साथ मिलकर पूरी तरीके से फ्रेंच इंडो चाइना के इलाकों पर अपना कब्जा जमाना शुरू कर दिया, जिसमें आज के थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया को कुछ एरिया शामिल था। अब यहाँ पर होती है एंट्री अमेरिका की। अमेरिका यहाँ जापान को पूरी दुनिया के लिए ख़तरा बताकर जापान के सारे एसेट जो कि अमेरिका में थे उनको सीज कर देता है, जिसकी वजह से जापान ऑयल और बाकी रिसोर्सेज परचेज नहीं कर सकता था। उधर ब्रिटेन और डच इंडीज़ जो कि जापान के कभी मजबूत अलाय समझे जाते थे, उन्होंने भी जापान पर से अपना हाथ खींच लिया, जिसके बाद अचानक और एक साथ ही जापान का 94% ऑयल इंपोर्ट कट हो गया। अब यहाँ जापान एकदम से क्राइसिस में आ गया। जापान के लोगों ने ऑयल न मिलने पर एकदम से प्रोटेस्ट शुरू कर दिए। इंडस्ट्रीज और फैक्ट्रीज तकरीबन बंद हो चुकी थी। उधर जापान की गवर्नमेंट ने यूएस के साथ निगोशिएट करने की एक कोशिश की और इन डायलॉग में जापान की तरफ से कुछ डिमांड रखी गई, जिनमें ये कहा गया कि यूएसए अपनी सैंक्शन जो कि उसने जापान पर लगाई हैं उनको ख़त्म करे, जबकि इंडो चाइना में अपनी एड भी बंद कर दे और जापान को ये अलाउ करे कि वो अपनी रिसोर्सेज डच इंडीज़ से हासिल कर सके। जबकि इसके जवाब में जापान के सामने अमेरिका ने काउंटर डिमांड रखी, जिसमें कहा गया कि जापान को चाइना और फ्रेंच इंडो चाइना में अपनी इन्वेजन को ख़त्म करके चाइना से अपनी आर्मी को विड्रॉ करना होगा। जापान ने पहले तो इसे कबूल कर लिया, मगर फिर इसे ख्याल आया कि उसे उन सब रिसोर्सेज से हाथ धोना पड़ेगा जो उसने बड़ी मुश्किल से हासिल की हैं। यहाँ जापान ने एक फ़ैसला किया कि वो अपनी रिसोर्सेज फोर्सफुली हासिल करेगा, जिसके लिए इसने इस बार सीधा सीधा यूएसए के अलाइज को टक्कर देने का फ़ैसला कर लिया, जिसके लिए उसने साउथ में ब्रिटिश मलाया और डच ईस्ट इंडीज़ जो कि आज की इंडोनेशिया है
इसको अपने निशाना बनाने का फैसला किया। यहाँ जापान को पता था कि अगर ये हमला किया गया तो अमेरिका में इस जंग में कूद सकता है, मगर अमेरिका के लिए सीधा सीधा इस जंग में आने के लिए रास्ता काफ़ी लंबा और मुश्किलात से भरपूर था। इसलिए अमेरिका ने मेनलैंड से तकरीबन 2000 माइल दूर हवाई के हुआहू आइलैंड पर अपने फ्लीट स्टैंड बाय पर रखा हुआ था। जापान के ख्याल में अगर इस फ्लीट को ख़त्म कर दिया गया तो जापान फिर आसानी से इस सारे रीजन पर अपना कब्जा कर सकता है, जिसके चलते आज का फिलिपाइन, जो कि उस वक्त यूएस कॉलोनी हुआ करता था, इसलिए जापान ने सबसे पहले इसे निशाना बनाने का फैसला किया। मगर फिर उस वक्त के आर्मी कमांडर असुरोतो यामामोतो ने इस हमले से माजरत करते हुए एक और जगह का सजेशन दिया, जिसके लिए जापान ने एक ख़तरनाक प्लान बनाया। और फिर दिन आता है 7 दिसंबर 1941 का। जापानीज अटैक फ्लीट, जिसमें 6 एयरक्राफ्ट कैरियर अकागी, कागा, सूर्यू, हिरियू, शुकातू और जुइकातू, 2 बैटलशिप्स और कई सौ जहाज इतुरोफो के इतुकाफो बेस से निकलते हैं और हवाईन आइलैंड से तकरीबन 230 माइल दूर जाकर रुक जाते हैं। तकरीबन सुबह 7:55 पर आसमान में 183 एयरक्राफ्ट अचानक से सामने नजर आते हैं, जिनको जापान की तरफ से असुरोको यामामोतो लीड कर रहे होते हैं, जो कि 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। 2 ग्रुप्स का काम एयरफील्ड पर खड़े प्लेन्स को तबाह करना था और एयर बेस का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना था, जबकि एक ग्रुप अपने साथ टर्पीडो बॉम्ब्स कैरी किए हुए था, जिसका काम शिप्स को टारगेट करना था। उधर अमरीकी इनको B-7 जहाज़ समझकर कोई एक्शन नहीं लेते और अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं। अमेरिका के रडार सिस्टम भी इन्हें कैप्चर करता है, मगर ऑफिसर इन्हें अपना जहाज़ समझता है और कोई एक्शन नहीं लेता। फिर शुरू होती है वो तबाही। पहले 5 मिनट में ही 4 बैटलशिप्स को हिट किया जाता है, जिनमें USS ओक्लामा और USS एरिज़ोना शामिल होती हैं। इस हमले में अमेरिका के 1155 लोग मारे जाते हैं, जिसमें क्रू भी शामिल होता है, मगर इस हमले को रोक दिया जाता है। मगर 8:54 पर दोबारा से दूसरा हमला किया जाता है। अब की बार इस हमले में 174 जहाज़ शामिल होते हैं। इस हमले को भी पहले हमले की तरह शुरू किया जाता है। ये जहाज़ भी 3 ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं और वही स्ट्रेटजी अपनाने के बाद अपना अपना काम शुरू कर देते हैं, जिनमें पहले से शामिल उन्हीं से टारगेट को निशाना बनाया जाता है जो पहले जहाज़ बना कर गए थे। मगर अब की बार अमेरिका नेवी भी अलर्ट पर थी, जिसकी वजह से ये हमला उतना कामयाब ना हो सका और नुकसान बहुत ही कम हुआ। सिर्फ 1 घंटे के अंदर ही जापान ने अमेरिका के 18 वारशिप्स को डुबो दिया, जिनमें 8 फ्लीट बैटलशिप भी शामिल थी। जापान ने अमेरिका के 188 जहाज़ों को मुकम्मल तबाह कर दिया, जबकि बेस के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मुकम्मल तबाह कर दिया गया। उधर अमेरिका के लिए एक खुशकिस्मती ये भी बनी, उसके सबसे इम्पोर्टेंट 3 एयरक्राफ्ट कैरियर हमले के वक्त मनूवर पर निकले हुए थे। जापान के लिए यह हमला स्टार्ट में काफ़ी सक्सेसफुल रहा, मगर इसी दिन जापान ने एक साथ और भी इलाकों पर हमला कर दिया, जिनमें जापानीज इंपीरियल आर्मी ने साइबेरिया और मंगोलिया की तरफ अपना सफ़र शुरू किया, जबकि जापानीज इंपीरियल नेवी ने उसी दिन एक साथ पैसिफिक और साउथ ईस्ट एशिया में भी अपने हमले शुरू कर दिए। जब जापानीज आर्मी थाईलैंड पहुंची तो थाईलैंड ने सिर्फ 1 घंटे में ही जापानीज आर्मी के सामने हथियार डाल दिए और जापान के साथ अलायंस की डील शामिल कर ली। उधर फिलिपाइन, मलाया और हांगकांग भी जल्द ही हार मान गए, जबकि ब्रिटिश आर्मी के 2 मेजर बैटलशिप, जिनमें HMS प्रिंस ऑफ वेल्स और HMS रिपल्स शामिल थे, दोनों को जापानीज टॉर्पीडो बॉम्बर्स के थ्रू कोस्ट ऑफ मलाया के करीब डुबो दिया गया। जापान ने डच ईस्ट इंडीज़, ब्रिटिश बर्मा, मौजूदा सिंगापुर, न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड पर अपने हमले जारी किए, क्योंकि जापान को पता था कि अब अमेरिका यहाँ नहीं पहुँच सकता। इसलिए इन हमलों में तेजी और इनमें शिद्दत लाई गई। यहाँ जापान ने अपना एक एम्पायर इस्टेब्लिश कर लिया था, जिसमें इनके पास आखिरकार नेचुरल रिसोर्सेज आ चुकी थी, जिसके लिए उन्होंने काफ़ी टाइम स्ट्रगल किया था। मगर यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल इनका इंतज़ार कर रही थी। अमेरिका ने
हमले के अगले ही दिन अमेरिका के उस वक्त के प्रेसिडेंट रूजवेल्ट ने अपनी एक फेमस स्पीच की, जिसमें उन्होंने कांग्रेस से इस जंग में बाकायदा शामिल होने की इजाज़त मांगी। उधर कांग्रेस ने भी बगैर किसी देर के रूजवेल्ट को ये इजाज़त दी, जिसके बाद अमेरिका ने बाकायदा इस जंग में शामिल होने का ऐलान कर दिया। अब अमेरिका में भी आइसोलेशन के बारे में किए जाने वाले नारे भी ठंडे पड़ने लग गए, जिसके बाद हज़ारों अमेरिकन ने वॉलंटरीली अमेरिकन आर्मी ज्वाइन करना शुरू कर दी। पूरी इकॉनमी को यूटिलाइज़ किया गया, लोगों को पेट्रियाटिज़म के नाम पर जगाया गया, लोग अपने मुल्क पर मर मिटने को तैयार थे। अब अमेरिका पूरी तरीक़े से इस जंग के लिए तैयार था। उधर जापान एक छोटी सी जंग की तवक्का कर रहा था, मगर उसे क्या पता था कि सिर्फ एक छोटी सी जीत जापान को आने वाले वक्त में क्या क्या नुकसान पहुंचाएगी। अमेरिका ने अपने अलाइज के साथ मिलकर जर्मनी, इटली और जापान पर हमला कर दिया, जिसके बाद जर्मनी, इटली और जापान को काफ़ी हद तक बर्बाद कर दिया गया। जर्मनी के हिटलर, इटली की मुसोलिनी और जापान के लीडर्स को ख़त्म कर दिया गया। जर्मनी और इटली के डिक्टेटर को तो नाकाबिले बयान मौत दी गई। दोस्तों, पर्ल हार्बर जापान की तरफ से खेला गया एक नामुकम्मल गैम्बल था, जबकि जापान की नेचुरल रिसोर्सेज और बड़े एम्पायर की भूख ने भी अमेरिका को भी आइसोलेशन से बाहर आने पर मजबूर कर दिया। जापान की वक्ती जीत ने आने वाले वक्त में जापान को बदतरीन दौर के सामने खड़ा कर दिया। 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर अपना आखिरी और बहुत बड़ा वार कर दिया। अमेरिका ने जापान के 2 बड़े शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बम ड्रॉप कर दिया, जिसके बाद एक ही दिन में जापान की 1.5 से 2.5 लाख बंदों ने अपनी जान से हाथ धो बैठे। जापान यहाँ आकर बुरे तरीके से टूट चुका था। अब जापान के पास कोई भी मेजर सोर्स नहीं था कि जिससे वो जंग में वापस लड़ सके। फिलहाल जापान ने 2 सितंबर 1945 को सरेंडर कर दिया और यहाँ वर्ल्ड वॉर 2 का एंड हो गया। दोस्तों, जंगों में हमेशा नुकसान पब्लिक का ही होता है, जबकि जंग में जीत किसी एक साइड की नहीं होती, मगर हार दोनों साइड की अवाम की होती है। जीतने और हारने वाली साइड पर लाशों के ढेर लग जाते हैं, मगर खुशियाँ किसी एक का मुकद्दर भी नहीं बनती। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। मेरी अगली वीडियो आने तक अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।